नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एक गारमेंट्स कंपनी को। कंपनी के नाम से पता चलता है कि गारमेंट्स में डील करती है, चाहे वो रेडीमेड्स आइटम हो या फिर उससे रिलेटेड कारोबार हो, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग की बात क्यों नहीं करी करती हो। कंपनी के बारे में देखें तो किटेक्स का नाम है और किटेक्स के अलावा देखा जाए कंपनी 1992 में स्टार्ट किया गया था और एक्सपोर्ट कॉटन एंड ऑर्गेनिक्स जो कि कॉटन गारमेंट है उस पर इनका कारोबार रहा, जबकि इनका जो मेन कारोबार है यूएस और यूरोपियन बेस मार्केट में अच्छी खासी इन्होंने अपनी मार्केट को जमा के रखी है। क्यों नहीं, इस कंपनी को लेकर थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आखिर स्टॉक मार्केट का रिएक्शंस क्या रहा, रिस्क क्या कहता है, रिस्क के बेसिस पे जो परफॉर्मेंस लेवल है वो क्या कहता है, क्योंकि चार्ट लेवल में देखा गया कि लगातार इसकी जो स्टॉक है वहाँ पे डिमांड बनती जा रही है। इसको कह सकते हैं हायर टू हायर को लगातार ब्रेकआउट करना और बॉटम टू बॉटम को टच भी ना करना। तो क्या स्टॉक को लेकर के कुछ मार्केट की पोटेंशियल्स हैं, आने वाले समय पर फ्यूचरिस्टिक्स की बात कहती है या कुछ फंडामेंटल स्ट्रेटजी की। तो यहाँ पे देखा गया तो हम चर्चा करेंगे F2 टेस्ट को लेकर के, जिसमें हमने कहा कि फंडामेंटल टू फ्यूचरिस्टिक्स की चर्चा करेंगे, जो आखिर क्या यहाँ पॉसिबिलिटी बनती है या नहीं क्या। बुक वैल्यू 144 एंड इंटरेस्टिंग वैल्यू द बेटर देन फ्रॉम द 248 कहता है। करंट सिचुएशन की प्राइस 667, जो कि लगातार अपनी हायर टू हायर पे चल रही है। जहाँ तक इंडस्ट्रियल बेस्ड कंपनी का में स्टॉक की डिमांड है, वहाँ पे नियर अबाउट कह सकते हैं कि अभी थोड़ा सा 10% बढ़ा हुआ है। कहाँ से? अर्निंग पर शेयर से। यदि बाकी कंपनियों के कंपैरिजन करके देखें तो वहाँ 41 एक्स की भीड़ कहता है, डिमांड की बात कहता है, और यहाँ पे इनकी डिमांड्स उससे 10% ज़्यादा बनी हुई है। फ्रॉड की बात देखें तो आरओई या आरओसी की आंकड़ा देखें तो 5% से 6% की दिखाती है, नियर अबाउट की बात करें तो। प्रमोटर्स अपने होल्डिंग में करीब लगातार कंट्रोल लेके बैठी है। के आसपास की बात करूँ तो डिविडेंड 24% भी पे करती है कंपनी। कंपनी में यदि आप डेट्स की तरफ मूव करके देखें या करंट रेशियो की नंबर देखें तो हमें डेट्स को लेकर देखा गया कि 0.92 का आंकड़ा कहती है, जबकि करंट रेशियो का नंबर थोड़ा सा ज़्यादा कहता है, इसलिए छोटा सा रिकन्सिलेशन की पार्ट होगी। और यदि हम इनकी कुछ स्पेशल रेशियोज की तरफ फोकस करेंगे तो हमें एक कंक्लूजन मिलेगा कि आखिर इसमें रिस्क कितनी परसेंटेज की कहती है। रिस्क के बेसिस पे जो रिजल्ट आया और रिजल्ट के बेसिस पे जो रिटर्न कमा के दे रही है उनका क्या परसेंटेज वाइज आंकड़ा कहती है। हम इन सभी पहलुओं की तरफ जिनको मैंने हाईलाइट किया था उनके लेकर के हम क्या करेंगे, एक रिस्क एनालिसिस करते हैं और कंपनी की बिजनेस से लेकर के स्टॉक मार्केट की डिमांड और रिएक्शन की तरफ सोचने की प्रयास। यहाँ कंपनी की वेबसाइट्स पर जब हम विजिट करते हैं तो बेसिकली कंपनी की वेबसाइट्स खुल नहीं पाती है। तो यदि मैं इसको एक सिंपल से गूगल सर्च के थ्रू खोलने की प्रयास करूँ तो यहाँ पे मैं एक बार देखता हूँ और यदि खुलता है तो अच्छी बात है, नहीं खुलता है तो भी मैं ट्राई करूँगा कुछ। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी डेटा सामने नहीं आया कि यहाँ पे कंपनी की वेबसाइट शायद उतने उस लेवल पे रन नहीं कर रही है, शायद मेरे पास नहीं कर रही है, आपके पास नहीं कर रही है, तो मुझे नहीं पता। शायद हमारी इंटरनेट तो उतने स्लो नहीं है, लेकिन हम जैसे इमेजेस के अंदर देखेंगे कंपनी बड़ी-बड़ी प्लांट्स और प्रोजेक्ट की बात उन्होंने रखी थी। गारमेंट्स आइटम्स की बात उन्होंने कहीं पे देखने को नहीं मिली, लेकिन इनकी जो प्रोडक्टिविटीज़ को लेकर के इन्होंने अपनी बड़ी-बड़ी बातें थी, वहाँ पे कई बार इनका बड़ी स्टोर्स और भी सब चीज़ों को देखा गया है। चलिए इन सभी चीज़ों को लेकर के थोड़ा-सा एक नज़र हम इनको बुक फंडामेंटल को समझने की कोशिश करते हैं, फिर मार्केट की डिमांड की तरफ मूव करेंगे। जो आखिर मार्केट में डिमांड कैसे रहा और लास्ट 6 महीने की डेटाबेस में जो करीब 200% की मूव करती हो, उनके लिए क्या बात कहना चाहते हैं। यहाँ पे देखा गया कंपनी को लेकर के, तो हम इनकी फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ मूव करें, तो कंपनी अपने सेल्स को लेकर के लगातार प्रोएक्टिव है, इसको कहते हैं प्रोएक्टिव। जो अपनी जो पोजीशंस था उसमें लगातार वृद्धि दर्ज करती है, जहाँ पे आप कंपेयर करें 100 करोड़ से 100 150 करोड़ पे जाती है, 164 पर जाती है, लगातार 216 करोड़ तक क्रिएट करती है। और ऐसे पहली बात नहीं है, इससे पहले भी कंपनी बेटर सेल्स कर चुकी है जून 22 तक के डेटाबेस में। लेकिन उस टाइम पे प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी सी लास्ट कुछ पीरियड से लगातार गिरावट चल रही थी, लगातार यदि मैं 6-7 क्वार्टर डेटा को देखूँ तो करीब बेटर रिजल्ट की इन्होंने बात रखी है।
और अच्छी बात मुझे ये लगी, फिलहाल की बात करूँ तो जिनके पास, जितना इनके पास इंटरेस्ट की बर्डन है, उतना इनके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम से पैसे निकल जाते हैं, तो उनको इंटरेस्ट की बर्डन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा। लेकिन जैसे अब एनुअली डेटा की तरफ मूव करें, तो इसमें देखा गया करीब 750 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट कर रही है, और इससे पहले भी इन्होंने 2022 तक बेटर रिजल्ट लेके दिया था। उस बेटर रिजल्ट की वजह से अभी भी उतना उस लेवल पे नहीं पहुंचा, लेकिन लास्ट 3 सालों की डेटा को देखें, 2-3 सालों के डेटा में, तो दोबारा ये अपने उसी पैदान पे पहुंचने की उम्मीद पे चल रहा है, जहां पे इनकी बेटर रिजल्ट आया था। चाहे वो सेल्स को लेकर के देखा गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को लेकर देखा गया, या फिर नेट प्रॉफिट के नंबर को ही हम आंकड़ा क्यों ना देखें। इनमें हमने रिस्क फैक्टर के लिए कहा कि इसमें कुछ रिस्क फैक्टर को जानना ज़रूरी होता है, खास करके करंट रेशियो की पार्ट को देखें या डेटर्स वर्सेस डेटर्स को देखें। इससे भी कई बार ये देखा गया कि आखिर कंपनी अपनी कर्ज को बढ़ा रही है, कर्ज को कम करे, तो आखिर उसका यूटिलाइजेशन क्या कर रही है और कहाँ से पे आउट करती है। 2 अलग-अलग बातें भी निकल के आती हैं, उनको भी ज़रा समझना चाहिए। उनकी कड़ी की तरफ हम मूव करेंगे, तो सबसे पहले रिस्क फैक्टर को ज़रा समझें। तो रिस्क को लेकर देखा गया कि यहाँ पे करीब 152 दिन की रिस्क की बात कहती है। और इसलिए यहाँ पे देखा कि कंपनी लगातार इसी रेंज में देखने को मिला। पहले के कंपेरिज़न में यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, वो इम्प्रूवमेंट तो देखने को नज़र नहीं आई, थोड़ा-सा रिस्क तो बना हुआ है। लेकिन जैसे बैलेंस शीट की फिगरों को देखेंगे, तो लगती है कि अच्छा, यहाँ पे रिस्क तो अकॉर्डिंग्स लगातार पेआउट की तरफ मूव करती है, तो नहीं। ऐसा यहाँ पे देखा गया कि उन्होंने कर्ज काफ़ी ज़्यादा लिया है। कर्ज लेने के बाद किया क्या? तो कर्ज लेने के बाद कंपनी अपनी प्रोग्रेस में काम-काज कर रही है, अर्थात इनके पास वर्किंग वाली प्रोडक्टिविटीज़ है। इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा नहीं बढ़ा, फिक्स्ड एसेट्स की जो भूमिका थी, वो भी ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ करती हुई नज़र आई है। लेकिन जो उधारी वाली सिचुएशन थी, वहाँ पे 2 300 करोड़ की आंकड़ा दिखाती है, और यहाँ पे कंपनी के पास ये भी पार्ट्स ज़्यादा है, जबकि कैश बिल्कुल ही कम का आंकड़ा कहती है। यहाँ पे जैसे आप देखेंगे, तो रिस्क को लेकर के हम लोग समझते हैं कि अच्छा, कई बार हम लोग ये भी देखते हैं कि अच्छा, वो फलाना बिज़नेस है जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा मार्जिन होता है। या कंपनी यदि रिस्क ले रही है, तो कंपनी अपनी सेल्स लगातार बढ़ाती क्यों है? क्योंकि उनका मार्जिन छोटा होता है, और इसी नंबर को यदि हम यहाँ पे एक समराइज़ लेके आए थे, तो आखिर कंपनी को जो मार्जिन बनती है, वो कितनी बनती है? तो कंपनी की नेट इनकम मार्जिन में देखा गया कि टोटल सेल्स के बेसिस पे, ऐसा नहीं कि सेल्स मैंने लिया है। नेट इनकम मार्जिन का मतलब हो गया टोटल सेल्स भी लिया, प्लस मैंने अदर सोर्स ऑफ इनकम भी लिया। उसके अकॉर्डिंग 13% की मार्जिन बनती है। जो मार्केट में इनके पास उधार सेक्शन की बात करूँ, जहाँ पे क्रेडिट सेल की बात होती है, वहाँ 40% दिखाती है सेल्स के बेसिस पे। जबकि जितना कंपनी के पास प्रॉफिट हाथ की बुकिंग की बात कहती है, उसका 304% इनका मार्केट में क्या था, क्रेडिट सेक्शन में पड़ा हुआ था। खास करके मार्केट में अभी भी रिस्क ही बना हुआ था। इसमें रिस्क को आंकड़ा देखा जा सकता है। तो आखिर रिस्क को क्या कहते हैं हम लोग? रिस्क देखते हैं कि आखिर कंपनी रिस्क मैनेजमेंट के तौर पे कितने अपने आप को संभाल पाती है, या उसमें इस तरह की डेवलपमेंट कर पाती है। आइए उसको नेक्स्ट पड़ाव की तरफ, केवल हम लोग चार्ट ग्राफ को देख लेते हैं, और उसमें लगता है कि अच्छा, यहाँ पे बेटर रिजल्ट था, तो बेटर रिजल्ट तो बिल्कुल ही रहा है। उस बेटर सेल्स रेवेन्यूज को लेकर के देखा जा सकता है, और इसमें सिर्फ केवल सेल्स ही नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी तक में वैसे बेटर रिजल्ट की बात उन्होंने रखी। यदि हम निवेशकों का इंटरेस्ट को समझें और ईयरली ग्रोथ की तरफ मूव करके देखें, तो कंपनी का जो सेल्स से लेकर के स्टॉक प्राइस तक की ग्रोथ थी, लगातार अच्छी खासी कैंडल पे चली है। क्या वो सेल्स बढ़ी है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, स्टॉक प्राइस सीजीआर में कई गुने की रफ्तार से जंप देखा गया सीजीआर के बेस पे। जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी उस लेवल पे सपोर्ट तो नहीं दिया था, लेकिन तभी बैकअप सपोर्ट के लिए बैठा हुआ है। इस कंपनी को लेकर के एफआई और डीआई की कोई बड़ी हस्तक्षेप देखने को नज़र नहीं आई। हाँ, एफआई की थोड़ी-सी भूमिका रही, क्योंकि यूएस और यूरोपियन कंट्री में कामकाज करती है, तो इनके पास हो सकता है। और इनके की क्या, केवल एक ही कंपनी में प्रमोट करते, कुछ और करते, तो हमने इनके प्रमोटर हैंड को भी ज़रा एक नज़र क्या किया, वेरीफ़ाई करने की कोशिश किया, तो केवल एक ही कंपनी नाम निकल के आती, जिनके पास इनके पास देखने को मिला है। यदि इस कंपनी को लेकर के हम पब्लिक होल्डिंग के देखें, तो करीब 42% होल्डिंग है, और काफ़ी सारे निवेशक हैं जिनके पास 4% 5% की होल्डिंग है। इसमें 2 नाम शामिल हैं। ऑलमोस्ट देखा है तो 10% मैं माइनस भी करता हूँ, तो करीब 32% की होल्डिंग में ऑलमोस्ट करीब बा 55,000 निवेशक इसमें सितंबर तक डेटाबेस में थे।
उनका डिमांड्स के बेसिस पे मार्केट में लंबी स्टॉक को लेकर डिमांड बढ़ती नज़र आई, जो कि फिलहाल बहुत ज़्यादा अब डिमांड नहीं बढ़ रही है, नियर अबाउट द 10% एक्स्ट्रा रहा है फ्रॉम द इंडस्ट्रियल की ग्रोथ के बेसिस पे। तो इसमें कुछ और हम चीज़ों को देखें तो शायद हमारे सामने दिखती है। इनका सितंबर में पीपीटी आया था, उसके बाद तो ऐसा देखना डेटा लेने नहीं आया था। इसके अलावा यदि हम पीएच को आँकड़ा करके देखें तो पीएच में हमारे सामने दिखती है कि पेज इंडस्ट्रीज़, वेदांत फैशंस और केपीआर मिल्स जैसी कंपनी शामिल हैं। और उन सभी कंपनियों के लिस्ट में यदि इनको कुछ पार्टों को कंपेयर करके देखें तो दिखता है कि अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे निवेशकों का भीड़ नहीं है, भीड़ का जमावड़ा नहीं हुआ है। बट यहाँ पे जो पार्ट है, खास करके जो लास्ट 3 साल पहले से जो चल रही थी, उसमें दोबारा मार्केट जो रिसेशन के बाद थी, मार्केट दोबारा जमती हुई नज़र आई है। हाँ, रिस्क एनालाइज था, रिस्क फैक्टर ज़्यादा कहती है और एनालिसिस पास कहती है कंपनी को लेकर के, जिनमें कुछ बड़ी डिमेरिट की बात करती है और कुछ चीज़ों को लेकर के अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी की बात कहती है। डिविडेंड थोड़ा-सा ज़्यादा दर्शाती है, कहती है कि 14% के आसपास पे-आउट करती है अपने डिविडेंड पे-आउट को लास्ट 3 महीने में। जो डेटर्स डे है वो ज़्यादा हाई रिस्क पे जा रही है, तो कंपनी रिस्क लेकर के ज़्यादा काज करने की उत्सुक बनी हुई है, क्योंकि ऑपरेट नेट प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम हो जाता है, ऑलमोस्ट 13% के आसपास रह जाती है। यदि हम बीएसई की तरफ चलें तो इसको एसएम स्टेज 1 में रखा गया है इसके ऊपर, और प्राइस रेंट 5% के आसपास फिक्स है। फिलहाल की गारमेंट्स एंड अपैरेल्स वाले सेक्शन में इनको रखा गया है। और कंपनी यदि निवेशकों को लेकर देखें डिविडेंड की पार्ट को, तो कंपनी हमेशा डिविडेंड देती रही है। डिविडेंड की पार्ट भी ₹1.5 के आसपास 2021, 20, 21, 22 तक लगातार 5 सालों से कंपनी डिविडेंड भी देती ही रही है। जबकि आप इन पार्टों को देखेंगे तो केवल केवल क्यू और क्यू बेसिस पे। तो सेल्स में बढ़ोतरी देखा गया, प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़ोतरी देखा गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ोतरी था, नेट प्रॉफिट मार्जिन में बढ़ोतरी था। तो एक ट्रेंडिंग ये कहता है कि यहाँ पे पिछले पीरियड से लाइक बेटर रिजल्ट क्रिएट किया है, रिजल्ट, और उसके बेसिस पे यदि लास्ट कुछ सालों की डेटाबेस को देखें तो काफ़ी बेटर रिजल्ट उन्होंने दिया है। ये आज की बात है, परसेंटेज की बात है। कई बार ये परसेंटेज चेंज हो सकता है, इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि परसेंटेज यही रहेगा, क्योंकि टाइम टू टाइम इसमें परसेंटेज चेंज होता रहता है। ये आज की स्टडी है तो आज के अकॉर्डिंग ये कहता है। और बुल मार्केट बियर मार्केट से कंपेयर करने पे इन चीज़ों को कई बार देखा और समझा जा सकता है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल आपके सामने रखूं, जैसे मार्केट इस प्राइस पे था, मार्केट ने डिप लिया, तो यहाँ से यदि कंपेयर करेंगे तो लगेगा अच्छा मार्केट तो गिरावट में थी। लेकिन एक्चुअल में यदि आप इसको हायर टू हायर पे देखेंगे तो फिर लगेगा अच्छा मार्केट तो काफ़ी अच्छी रैली बनाती नजर आई है। डिमांड लगातार बढ़ी है स्टॉक को लेकर के, कंपनी को लेकर के, इनकी बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लगातार कुछ पीरियड से बढ़ती नजर आई है। और हमारी साइड से कोई भी ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल नहीं है कि आप स्टॉक को खरीदो, बेचो या होल्ड करो। तो ये कम्प्लीटली लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू जो डेटा बेस कहती है, वही डेटा बेस आपके सामने एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू लेके आते हैं। जो हमारी समझ में फाइनेंशियल सिचुएशंस है कंपनी को लेकर के, उसमें हम रिस्क को एनालाइज को करते हैं। जो इसमें खास करके जो हमने पहले कहा कि हम कुछ स्पेशल्स जो रेशियोज होता है खास करके उसको लेते हैं, जहाँ पे हम लोग नेट प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं, वहाँ पे हमने नेट इनकम मार्जिन देखा है, सेल्स वर्सेस डेटर्स रेशियो देखा है, डेटर्स वर्सेस इसमें रिस्क का अंदाज़ा ज़्यादा कहता है। और यदि हम गोल्डन रूल की तरफ समझें तो सब भी इंटर करते हैं मार्केट में, तो मार्केट में सबसे बड़ी टारगेट क्या होती है? तो उसके लिए टारगेट देखना पड़ेगा। टारगेट आप छोटे पीरियड के लिए लेते हैं कि बड़े पीरियड के लिए लेते हैं? जब बड़े पीरियड के लिए लेते हैं, केवल एक चीज़ को देख लीजिए, F2 को देख लीजिए, जिसमें F2 टेस्ट कर लीजिए, जिसमें कि फंडामेंटल टू फ्यूचरिस्टिक्स प्लान हो सकती है। और शॉर्ट पीरियड के लिए हमेशा शेल का यूज़ करना है और प्रॉफिट दिखती है, प्रॉफिट को हमेशा बुक करते रहना है। और यही खुद की परसेंटेज और रिस्क सबकी अपनी-अपनी कैपेसिटी है झेलने की, कोई 40% झेलता है, कोई 100% झेलता है। और रिस्क झेलते हुए अपने पैसे निकालते रहते हैं और उसको प्रॉफिट को हमेशा बुक करते रहना चाहिए। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग हियर।